बस एक वीडियो और डू एस डायरेक्टेड का सुपड़ा साफ। दोस्तों एक वीडियो के अंदर मैं डू एस डायरेक्टेड के क्लास 12th के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट, जिस भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं, उस एक वीडियो के अंदर मैं डू एस डायरेक्टेड का पूरा सुपड़ा साफ कर दूंगा। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, ये एक और आखिरी वीडियो होगा डू एस डायरेक्टेड का। इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगा डू एस डायरेक्टेड का। लेकिन ये बात गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो के बाहर एक भी कॉन्सेप्ट आपके पेपर में नहीं जाएगा। यानी मैंने बहुत ही थ्योरली डीपली रिसर्च किया है। इस रिसर्च के बाद मैंने ये देखा है कि इन कॉन्सेप्ट के बाहर एक भी क्वेश्चन क्लास 12th के एग्जामिनेशन में नहीं जाएंगे। मैं आपको प्रेटी श्योर कर रहा हूँ कि इस वीडियो में से 5 डू एस डायरेक्टेड 7 में से आपको करना है और इसी कॉन्सेप्ट से सवाल आएंगे। हमने बहुत डीप में अध्ययन कर लिया है, कोई जरूरत नहीं है, बहुत डीप में हमने इसको बहुत डीप में रिसर्च कर लिया है। तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के एक वीडियो से पढ़कर डू एस डायरेक्टेड के सारे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बस जिस जिस कॉन्सेप्ट को मैं कहूंगा उसे पढ़ लीजिएगा और इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए ठीक से। बस इसके बाहर एक भी कॉन्सेप्ट, बस कॉन्सेप्ट सीखिएगा। हो सकता है यही सेम टू सेम क्वेश्चन ना आए, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कोई चेंजेस कॉन्सेप्ट में नहीं होंगे। बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के पहले प्रश्न से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जब भी हम बात करते हैं तो पहला सवाल लिखा है दोस्तों, as soon as you reached here, as soon as you reached here I began to work। दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों आप सुनिएगा, एक सवाल as soon as की जगह no sooner than लगाने के लिए आपके एग्जामिनेशन में 100% आएगा। सबसे पहले दोस्तों आप एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जान लीजिए, नो सूनर के साथ आपको देन का प्रयोग करना है, ना कि दिन का प्रयोग करना है। 95% बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, देन की जगह दिन लगाते हैं, तो गलत है, THAN होगा। तो नो शूनर के साथ आप देन लगाइएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। जब भी आप एस सून एस की जगह, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है 15-16 मिनट का, लेकिन इससे आपके 5 सवाल सही होने वाले हैं डू एस डायरेक्टेड के, ठीक है। इसके बाहर नहीं रहेगा सवाल, गारंटी है। तो मैंने कहा एज सून एस यू रीच्ड हियर आई बिगेन टू वर्क, यूज नो सूनर देन इन प्लेस ऑफ एज सून एस। एज सून एस की जगह आपको नो सूनर देन का प्रयोग करना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले सवाल, सबसे पहले आंसर की चर्चा आपके साथ करते हैं। तो लिखें आंसर नाउ फर्स्ट। आंसर नाउ फर्स्ट जब भी आप लिखेंगे दोस्तों तो एज सून एस की जगह आपको क्या लगाना है, नो सूनर। सिर्फ आपको नो सूनर लगाना है। इसके बाद दोस्तों आपको टेंस चेक करना है। तो एज सून एस के लिए आपने क्या लगा दिया, नो सूनर। अब टेंस चेक कर लीजिए, यू इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, रीच्ड इस सेंटेंस की वर्ब है। तो जब कभी भी सब्जेक्ट के बाद रीच्ड यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां पर देखने को मिल रही है, तो सब्जेक्ट के बाद यदि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वो पास्ट टेंस होता है। दोस्तों जब भी आपको नो सूनर लगाना है तो नो सूनर के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। अब ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो इस पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब बताइए जरा क्या होती है, डिड। तो आपने लगा दिया नो सूनर डिड। इसके बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद आप सब्जेक्ट लिख दीजिए। सब्जेक्ट क्या है, यू। तो हमने इसमें देखा सब्जेक्ट है यू। अब देखिए जब डिड आ गया, यू आ गया, तो जब डू, डज और डिड कभी भी पूरी इंग्लिश में आ जाए तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा और किसी भी फॉर्म का यूज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर रीच्ड था तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा रीच। तो आपने इसको बनाया, नो सूनर डिड यू रीच हियर, यू रीच हियर। तो ये आसानी के साथ बन गया। आगे का सेंटेंस आप एज इट इज उतार देंगे। तो आपने लिख दिया दोस्तों आई बिगेन टू वर्क। अब देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, यहां पर 3 कंडीशन बन सकती है नो सूनर के साथ। दोस्तों नो सूनर के बाद या तो आपको, सुनिएगा, या तो आपको डिड लगाना है, या दोस्तों नो सूनर के बाद, या नो सूनर के बाद दोस्तों आपको डज लगाना है या डू लगाना है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहा, तो डज लगाना, प्लूरल रहेगा तो डू। या फिर दोस्तों आप नो सूनर के साथ हैड का प्रयोग करेंगे पास्ट के परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो अगर यही सवाल ऐसा होता एज सून एज यू रीच हियर, तब आप लगाते नो सूनर डू यू रीच हियर आई, यहां पर फिर हो जाता बिगिंस, आई बिगिंस टू वर्क, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, होप सो। ये वाला टेंस चेक कर लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग नो सूनर के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो आप यहाँ पर डिड लगाइएगा। अगर ये पास्ट परफेक्ट हुआ
तो हैड लगाइएगा नो सूनर के बाद। और अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर प्लूरल रहा सब्जेक्ट तो सीधे डू लगा दीजिएगा, सिंगुलर रहा तो डज लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए पहला सवाल खत्म। पहला सवाल दोस्तों बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को देख कर जाइएगा, भारी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एज सुन एज की है नो सूनर देन का 100% ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक की है। नो सूनर डिड यू रीच हियर, इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसके बाद आप दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या यूज करेंगे, देन। तो आपने यहाँ पर लिख दिया नो सूनर डिड यू रीच हियर देन आई बिगेन टू वर्क। तो जब एक वाक्य खत्म हो जाएगा तो इस कामा के स्थान पर आपको क्या लगाना है, देन लगाना है। तो पहला सवाल दोस्तों हमने पहली बार में थोड़ा सा मिस्टेक किया था, जल्दी जल्दी में कॉन्सेप्ट किए थे, बट कोई नहीं, इसको ठीक कर लिया हमने। नो सूनर डिड यू रीच हियर देन आई बिगेन टू वर्क, ठीक है। देन आपको लगाना है एक सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद, यानी सेंटेंस का एक पार्ट कंप्लीट होने के बाद। नेक्स्ट सवाल पर आइए। आई एम राइटिंग अ लेटर। दोस्तों पैसिव वॉइस का एक सवाल क्लास 12 के एग्जाम में 101% फिक्स है, 101% एक सवाल आएगा दोस्तों पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस में सबसे ज्यादा प्रश्न आने की पॉसिबिलिटी है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। पैसिव वॉइस में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है प्रश्न आने की, या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस आएगी, सुन लीजिएगा, या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस आएगी, या फिर दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस आएगी। इन्हीं दो की पैसिव वॉइस देखने को मिलेगी, फ्यूचर की तो कमी मिलेगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस फिर भी आपको पढ़ के जाना है, लेकिन मैं सबसे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस को बना लेते हैं, काफी बार पैसिव वॉइस बनाना सीखा है हमने। आई एम राइटिंग अ लेटर, तो आई एम राइटिंग अ लेटर, तो इसको बनाना शुरू कीजिए। सबसे पहले पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को उठाइए, तो ऑब्जेक्ट को आपने उठाया अ लेटर। अब यहाँ पर आर्टिकल आ की वजह से अ लेटर सिंगुलर है, तो अ लेटर इज। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस में आप किसका यूज करते हैं, बीइंग का, इसीलिए पैसिव दी जाती है। हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगाइएगा यदि कॉन्टिन्यूअस की कोई भी पैसिव वॉइस बनाना है तो। अ लेटर इज बीइंग। अब थर्ड फॉर्म लिखिए, तो राइटिंग की थर्ड फॉर्म क्या लिख देंगे, रिटेन, रिटेन, और वाई का यूज करेंगे। इसके बाद आप आई के साथ क्या लगाएंगे, आई के साथ मी, तो ये आसानी से बन गया लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। नेक्स्ट सवाल पर आइए, या तो पैसिव वॉइस इन्हीं दोनों की पढ़िएगा। अब नेक्स्ट पर आइए। इन एंजॉयिंग, फिर स्लैश है व्हाट एवर, फिर स्लैश है गेट है, फिर स्लैश है ही है, फिर स्लैश है कैन है, बिलीव से ही है। अब दोस्तों एक सवाल रीअरेंज का क्लास 12 के एग्जाम में ना ऐसा हो ही नहीं सकता, यानी रीअरेंज का एक सवाल आना ही है। तो रीअरेंज में फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड द सब्जेक्ट, देन आफ्टर find the helping verb. If you are not helping verb in your sentence, then find the main verb in your sentence. Then after using the next part of the sentence, you can use the easily you can use the tackle with article, adjective, adverb, whatever you can do, ठीक है, राइट। जो भी आप कर सकते हो वो आगे करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, इस तीसरे सवाल को बनना सीखते हैं दोस्तों, तीसरे सवाल को इजिली हम लोग बनना सीखते हैं। चलिए तो तीसरे सवाल को अपन यहाँ पर बनाते हैं। तीसरा सवाल दोस्तों कह रहा है इन एंजॉयिंग व्हाट एवर गेट ही कैन बिलीव्स, यानी इस सवाल को जब आप बनाएंगे तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को पकड़ा ही। अब यहाँ पर मेन वर्ब देखिए क्या है, बिलीव्स, तो ही बिलीव्स, ही बिलीव्स। अब देखा आपने आर्टिकल लगा दिया, ये आपने सॉरी प्रीपोजिशन लगा दिया, इसके बाद आप क्या लगाया आपने, इसके बाद आपने जीरन यानी नाउन का यूज कर दिया, तो ही बिलीव्स इन एंजॉयिंग। अब यहाँ पर आप देखिए दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंजंक्शन का। कंजंक्शन क्या है यहाँ पर, व्हाट एवर, तो हमने लगा दिया व्हाट एवर। व्हाट एवर के बाद हमने लिखा ही कैन गेट, तो आपने इजीली इसको बना दिया ही कैन गेट, तो ये आसानी से बन गया। ही बिलीव्स इन एंजॉयिंग व्हाटएवर ही कैन गेट। सबसे पहले सब्जेक्ट को फाइंड आउट करेगा, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब की तरफ जाएगा, फिर इसके बाद प्रीपोजिशन, आर्टिकल जो भी सवाल में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक सवाल दोस्तों, ये एडजेक्टिव भी चेंज करने के लिए पेपर में आ सकता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कम है। इसको आपको चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में, सीडी में। सवाल लिखा है ग्वालियर इज नॉट एज बिग एज इंदौर, जो ग्वालियर है वो इंदौर के बराबर बड़ा नहीं है, जितना बड़ा इंदौर है उतना बड़ा ग्वालियर नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, इंदौर इज बिगर देन ग्वालियर, तो इसको ठीक कर लीजिए दोस्तों। चौथा सवाल है इंदौर इज बिगर देन ग्वालियर, क्या इंदौर ग्वालियर से क्या है, बिग है, बिगर देन ग्वालियर, इंदौर इज बिगर देन ग्वालियर। तो ये सवाल आसानी के साथ बन चुका है, ये थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन इसके बाहर नहीं आएंगे ये सवाल, ठीक है। He is not honest, he is not a hard working. Rewrite the sentence using neither nor. दोस्तों neither nor को हम इंग्लिश में कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं, और कोरिलेटिव कंजंक्शन ऐसे कंजंक्शन होते हैं दोस्तों जो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ज्वाइन करते हैं। आइदर और, आइदर के साथ और का पेयर, नाइदर के साथ नॉर का पेयर, और इसके साथ नॉट ओनली का पेयर, बट आल्सो के साथ।
ये इसको हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोरिलेटिव कंजंक्शन हमेशा सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ज्वाइन करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि आपने सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ज्वाइन नहीं करवाया कोरिलेटिव कंजंक्शन में तो आपका सवाल रॉन्ग हो सकता है। इस ऊपर के सवाल को मैं हटाना प्रारंभ करता हूँ यहाँ से, ठीक है। चलिए तो इसको अपन बना लेते हैं। सवाल क्या है दोस्तों, सवाल है ही इज नॉट नॉट ऑनेस्ट, ही इज नॉट हार्ड वर्किंग, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नाइदर नॉर। दोस्तों सबसे पहली बात, नाइदर के साथ आपको नॉट का यूज नहीं करना है, पहली इंपॉर्टेंट बात लिख लीजिए, नाइदर के साथ नॉट का यूज मत करिएगा, ठीक है, नहीं तो सवाल पहले ही गलत होगा आपका। सवाल नंबर कौन सा है, 5th है, तो लिखिए इसको ही इज नाइदर, ही इज नाइदर ऑनेस्ट, ही इज नाइदर ऑनेस्ट। अब देखिए नाइदर के बाद ऑनेस्ट आया, ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव। तो हमने कहा कोरिलेटिव कंजंक्शन ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ज्वाइन करते हैं, तो डेफिनेटली फिर आपको नॉर के बाद भी एडजेक्टिव होना चाहिए। तो ही इज नाइदर ऑनेस्ट नॉट नॉर हार्ड वर्किंग, नॉर हार्ड वर्किंग। तो देखिए हमने इस सवाल में क्या कहीं भी नॉट का यूज किया नहीं, फिर भी ये सेंटेंस निगेटिव बन गया, क्योंकि नाइदर नॉर एक निगेटिव वर्ड है और नाइदर नॉर के साथ नॉट का यूज नहीं किया जाता क्योंकि पहले से ही निगेटिव है। तो ही इज नाइदर ऑनेस्ट नॉट हार्ड वर्किंग, तो नाइदर के बाद ये एडजेक्टिव, नॉर के बाद हार्ड वर्किंग भी अपने आप में एडजेक्टिव, ठीक है, यानी कि एडजेक्टिव और एडजेक्टिव को जोड़ रहा सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। नेक्स्ट सवाल, सी कांट अफोर्ड इट, सी बाइज अ स्कूटर, नॉन फाइनाइट क्लास। नॉन फाइनाइट क्लास आपके पेपर में बनाने के लिए पूछा जाता है, तो नॉन फाइनाइट क्लास को आप अक्सर टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाकर बनाएंगे। तो इसको अपन बनाते हैं, इसको हमने बनाया सी कांट अफोर्ड, इसके बाहर एक भी सवाल नहीं आएंगे। सी कांट अफोर्ड टू बाई अ स्कूटर, टू बाई अ स्कूटर, ठीक है। तो हमने इसमें क्या लगा दिया, टू वाई, यानी कि नॉन फाइनाइट क्लास हो गया। नॉन फाइनाइट क्लास में आपका जीरंड आता है, इंफिनिटिव आता है और पार्टिसिपल आता है, तो इसमें आप यूज करें इन्फिनेटिव का या फिर जीनट का, तो ऐसा भी बना सकते हैं ही कांट अफोर्ड इट बाइंग अ स्कूटर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, चलिए नेक्स्ट सवाल लिखा है दिस टेबल इज टू हैवी टू लिफ्ट इट सो दैट। सो दैट का एक क्वेश्चन क्लास 12 के एग्जाम में आएगा ही आएगा, इस कॉन्सेप्ट को आप लिख के हमसे ले लीजिए। सो दैट का एक सवाल क्लास 12 में आना ही आना है, काफी बार आया है ये, ठीक है। दिस टेबल इज टू हैवी, तो आप इसको बनाना शुरू करेंगे, टू की जगह आप शो का प्रयोग करेंगे, तो आप लिखेंगे दोस्तों दिस टेबल इज सो हैवी, दिस टेबल इज सो हैवी, ठीक है। सो के साथ आप किसका यूज करेंगे, पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ, फिर आप लगाइए दैट, तो टू की जगह इस टू और टू की जगह आपको सो दैट लगाना है। तो दिस टेबल इज सो हैवी दैट, यह टेबल इतना हैवी है किसी कोई भी उठा नहीं सकता, यानी वन कैन नॉट लिफ्ट इट, वन कैन नॉट लिफ्ट इट, तो ये आसानी के साथ बन गया। नेक्स्ट सवाल पर आइए, इफ ही डज नॉट, इफ और अनलेस का एक सवाल क्लास 12 के एग्जाम में फिक्स है, तो इसको भी पढ़ के जाइएगा, इफ और अनलेस। चलिए इफ और अनलेस की थोड़ा बात करते हैं दोस्तों। हमने कहा इफ ही डज नॉट रन फास्ट ही कांट कैच द ट्रेन। सबसे पहला नोट आपको बता रहा हूं, अनलेस के साथ नॉट का यूज मत करिएगा, सवाल गलत हो जाएगा। बहुत सारे लोग बताते हैं अनलेस के साथ नॉट, अनलेस के साथ नॉट का यूज नहीं किया जाता, अनटिल के साथ भी नॉट का यूज नहीं किया जाता, तो अनलेस के साथ नॉट मत लगाइएगा। तो चलिए इस सवाल को देख लेते हैं, इफ के स्थान पर क्या लगाना है दोस्तों, अनलेस, तो हमने लगा दिया अनलेस। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, अनलेस ही। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात, डज नॉट हटाया तो ये डज भी हट गया, नॉट हटाया तो ये डज भी हट गया, तो अनलेस ही, अब यहाँ पे क्या हो गया, रन्स, क्योंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ यस, तो अनलेस ही रन्स फास्ट, ठीक है, अनलेस ही रन्स फास्ट। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, ही कांट कैच द ट्रेन, ही कांट कैच द ट्रेन। तो अब देखिए हमने क्या अनलेस के साथ नॉट का यूज किया, नहीं किया, ये नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा, ही कांट कैच द ट्रेन, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोस्तों 8 सवाल के अंदर ये देख ली। इस इतने कॉन्सेप्ट के बाहर 12th में कोई भी डू एस डायरेक्टेड नहीं आएगा। चलिए डू एस डायरेक्टेड भी हमने खत्म किया। कल आपको 3 वीडियोस मिलेंगे, जहां पर एक नोटिस, रिपोर्ट और आर्टिकल का वीडियो मिलेगा, और दोस्तों एक वीडियो आपको और मिलेगा फिल इन द ब्लैंक्स का। होप करता हूं, और एक वीडियो क्वेश्चन आंसर का भी मिलेगा, ठीक है। होप करता हूं कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, चीजों को समझने का प्रयास किया होगा। यदि चैनल पर काफी मेहनत आपके साथ की जा रही है, काफी मशक्कत, काफी एफर्ट लगाए जा रहे हैं, यदि आपको ये एफर्ट सच में ग्रेट एफर्ट लगता है, तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। मिलेंगे आपसे, हालांकि आप सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे तो भी ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कंटेंट स्टूडेंट तक बेहतर पहुंचाना इट्स माय ड्यूटी, और ऑलवेज माय ड्यूटी टू टीच यू, ठीक है। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता आप सब्सक्राइब करें या ना करें, ठीक है। इसीलिए आपने देखा कि बहुत ही कम मैं सब्सक्राइब के लिए फोर्स करता हूँ, ठीक है।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।